तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं हाइड्रोजन से, कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा। तो तुम्हें पता ही है, सिंपल से लाइन खींचो, इधर क्या आएगा एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है 1s, इधर क्या आएगा एक इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है 1s, एक नीचे बनेगा और एक ऊपर बनेगा। इलेक्ट्रॉन फीलिंग सेम ही रहेगी, इसको क्या बोल देंगे सिग्मा, और ये क्या हो जाएगी सिग्मा स्टार। ठीक है, सबसे पहला काम होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालना। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए देखो दो चीजें हैं, या तो तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है कि हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो तुम इससे भी निकालोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ बॉन्डिंग में कितने हैं 2 माइनस के 0 इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। तो तुम्हें पता ही है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, और वो भी कौन सा है सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है। सेकेंड इंफॉर्मेशन, एक तरीका तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का यह हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का डायरेक्ट। तो देखो ध्यान से सुनो, दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहे हैं एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़ा हो तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, हाफ बॉन्ड ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं करता। दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़े होंगे वो एक फुल बॉन्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़ा हो तो वो क्या करेगा माइनस हाफ बॉन्ड ऑर्डर को रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे ही अगर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़े हो तो वो क्या कर देंगे माइनस के 1 बॉन्ड ऑर्डर को रिड्यूस कर देंगे। जैसे अपना तरीका बताता हूं, ये क्या होती है सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये क्या होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैं तुमसे पूछने लगूंगी व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, तुम क्या कहोगे एक इलेक्ट्रॉन आप कंट्रीब्यूट करता है तो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे 1, तो दो इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाता है एक बॉन्ड ऑर्डर बन जाता है। अगर तुम्हें पूछने लगे कि एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो इसका नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड ऑर्डर, बात समझे। लेकिन अगर वो तुम्हें ये बोल दे, क्या बोल दे कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तुम्हें बताया था ना इन्फ्लुएंस, क्या इन्फ्लुएंस बताया था कि अगर ये नॉन बॉन्डिंग है तो इसके ऊपर Nb एंटी बॉन्डिंग होता है और इसके नीचे Nb बॉन्डिंग होता है। मतलब नॉन बॉन्डिंग तो होता है, इसमें कुछ एंटी बॉन्डिंग करैक्टर हो जाते हैं और इसमें कुछ बॉन्डिंग करैक्टर हो जाता है। ये केस कौन सा होता है CO मॉलिक्यूल का। तुम्हें एक्चुअल में CO मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड ऑर्डर तुम लिखते हो, तुम क्या लिखते हो कि 3 बॉन्ड ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअल में 3 ना होके 2.68 के अप्रोक्स बॉन्ड ऑर्डर मिलता है। वो किस लिए मिलता है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट होते हैं और जिससे जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है 0.1 से 0.2 तक रिड्यूस हो जाता है। ऐसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़ा हो तो हमारा 0.1 से 0.2 तक क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये मेथड क्या है बेस्ट है। ये किसी से भी कर लो, बेस्ट क्या, तुम्हें जो चीजें एग्जाम में याद रह जाए मैं तो उसे ही प्रीफर करता हूँ। जो चीजें तुम्हें याद रह जाए एग्जाम में वही तुम्हारे लिए बेस्ट है, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, बस ये चीज तो मैंने तुम्हें निकाल के लिखी है यहाँ पे, ये चीज तो तुम्हारे सामने निकाल के लिखी है। बाकी तो तुम्हें पता ही है कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, हाफ एक इलेक्ट्रॉन होता तो हाफ बॉन्ड ऑर्डर होता। समझ रहे हो। तो हमारी पहली इंफॉर्मेशन क्या आई बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर हमने क्या निकाल दिया 1 निकाल दिया। इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब चलो सेकंड बात कि फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगी इसमें। पहला में क्या मिला बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड है कि फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगी। तो फ्रंटियर में हमारी 3 चीज आती है। देखो ये तुम्हें मैं पेरिसाइक्लिक में भी पढ़ाऊंगा। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 3 चीज आती है। क्या आती है होमो, दूसरी आती है लूमो और एक होती है सोमो।
होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। और सोमो का मतलब होता है सिंगली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। बोलो, बात क्लियर है? अब मैं तुमसे पूछने लगूं कि इस डायग्राम में होमो क्या है, इस डायग्राम में होमो क्या है, इस डायग्राम में लूमो क्या है और इस डायग्राम में सोमो क्या है, तो क्या आंसर होगे? तो तुम बोलोगे सर जो इस डायग्राम में होमो है ना, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो वो ऑर्बिटल देख लो जिसमें इलेक्ट्रॉन फेल हो। तो इलेक्ट्रॉन फेल क्या है? इसमें है। ऊपर तो खाली है, ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो इसी में ही है, तो यही हमारी क्या हो गई? होमो हो गई। तो होमो को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिग्मा से। फिर पूछने लगेगा कि लूमो क्या है? लूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होगी? ये होगी। तो ये होगी, तो ये हमारी क्या हो गई? सिग्मा स्टार हो गई। फिर पूछेगा सोमो क्या है? सोमो का मतलब होता है सिंगली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो तो इसमें है ही नहीं, तो जब नहीं है तो हम इसमें क्या लगा देंगे? डैश लगा देंगे। अब देखो, तुम्हें एसिडिटी और बेसिसिटी का कंसेप्ट बताया था ना। अब बेसिसिटी का कंसेप्ट क्या होता है? बेसिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन करना। तो जब कभी भी कोई बेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो कहां से करता है? अपने होमो से डोनेट करता है। जब कभी तुम्हें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़े तो वो कहां से करता है? होमो से करता है। और जब कभी उसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़े वो कहां से करता है? लूमो से एक्सेप्ट करता है। और सोमो में भी यही है। सोमो भी किसके लिए यूज होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, ये दोनों के लिए यूज होता है। पॉइंट समझे? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे होमो से उसको हम क्या बोल देते हैं? लुईस बेस। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले लूमो से उसको हम क्या बोल देते हैं? लुईस एसिड। बोलो, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? बोलो जल्दी। कितनी? 3-4 चीजें हो गई। अब अगर इसके मैं ट्रांजिशन की बात करूं, वीबीटी ने क्या बताया था कि जो कोई मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाता है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात नहीं करता, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करता ही नहीं है। लेकिन हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमें पता है कि हम मॉलिक्यूल के लिए भी एक्साइटेड स्टेट बता सकते हैं। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाना चाहूं तो सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखा सकता हूं। यहां से ये क्या होती है? जिराड, और ये क्या होती है? अनजिराड। होती है कि नहीं होती? अगर तुमसे कोई कलर स्पेक्ट्रा की बात करे, कलर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें, तो कलर दिखाने के लिए उसे विजिबल रीजन में आना पड़ेगा। अगर वो विजिबल रीजन में नहीं आता तो वो कलर नहीं दिखा पाएगा। जैसे अगर तुमसे कोई पूछने लगे कि जो हमारा H2 मॉलिक्यूल है वो कलरलेस होगा कि कलरफुल होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? कि वो कलरलेस होगा। वो क्या होगा? कलरलेस होगा। अब तुम इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे कि वो कलरलेस कैसे है? देखो, दुनिया में जब कभी भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ठीक है, अगर एनर्जी गैप बहुत कम है, अगर एनर्जी गैप कम है तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। अगर वो हमें विजिबल रीजन में मिल रहा है, अगर वो हमें विजिबल रीजन में मिल रहा है तो इसका मतलब हम उसको क्या बोल देंगे? कलरफुल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कलरफुल बोल देंगे। लेकिन अगर वो हमें विजिबल रीजन में नहीं मिल रहा, अगर वो हमें विजिबल रीजन में नहीं मिल रहा, विजिबल रीजन से छोड़ के किसी भी रीजन में मिल जाए, आईआर में मिले, अल्ट्रावायलेट में मिले, रेडियो में मिले, व्हाटएवर तुम्हें कहीं भी मिले, तो वो हमारा क्या होगा? कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस होगा। अब हमारे पास ये चीज तो पता लग गई कि तुम्हें विजिबल रीजन में कलरफुल मिलेगी। सच, अगर तुम्हें कोई ट्रांजिशन कर रहा है, अगर तुम्हें कलरफुल लाइट वो मिल रही है, लाइट वो विजिबल रीजन में आ रही है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? कलरफुल। अब हमारे पास 3 तरीके के ट्रांजिशन हो सकते हैं, 3 टाइप ऑफ ट्रांजिशन हो सकते हैं। पहला टाइप का ट्रांजिशन ये हो सकता है कि जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है। ये क्या है?
कि इधर से नीचे से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो डेल्टा ई एनर्जी गैप है वो टू लो है। एक क्या है कि एक एनर्जी गैप जो है हमारा मॉडरेट है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, और एक एनर्जी गैप हमारा क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। ये क्या हो गया, हाई एनर्जी गैप। और अगर तुमसे पूछे कि इन तीनों में से कौन सा हमारा विजिबल रीजन में लाइक करेगा, तो हमारा जो एनर्जी गैप टू लो होता है तो वो हमारा IR में चला जाता है, और तुम्हें पता है IR तो कलर स्पेक्ट्रम शो करता ही नहीं है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं होगा। अगर वो मॉडरेट होता है तो वो हमारा किस में चला जाता है, विजिबल रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में, विजिबल रीजन में चला जाएगा। तो यही हमारा क्या दिखाता है, कलर। जो हमारा मॉडरेट होता है ना एनर्जी गैप, वही हमारा क्या दिखाता है, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो तब भी वो हमारा कलर शो नहीं करेगा, मतलब ओबियस सी बात यह है कि ट्रांजिशन होने के बाद उसे विजिबल रीजन में आना पड़ेगा, तभी वो हमारा कलर दिखाएगा, अदरवाइज वो हमारा कलर नहीं दिखा पाएगा। तो अगर मैं इन सब में बात करूं तो इन सब में कितने टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, तो क्या क्या हो सकता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकता है, पाई से पाई स्टार हो सकता है, और डेल्टा से डेल्टा स्टार हो सकता है। तो होता क्या है कि जब तुम्हारा ट्रांजिशन सिग्मा से सिग्मा स्टार होता है तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो टू हाई होता है। तो टू हाई होने की वजह से जब इस टाइप का कोई ट्रांजिशन होगा तो हमें कोई कलर नहीं मिलता, नो कलर ऑब्जर्व। ठीक है, पहली कैटेगरी। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार जाने पे तुम्हें कभी भी कोई कलर नहीं मिलेगा क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हाई है। तो दुनिया में जब कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में तुम्हें ट्रांजिशन सिग्मा से सिग्मा स्टार दिख जाए, जैसे S2 मॉलिक्यूल में सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, तो हमें वो विजिबल रीजन में नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो हमारा S2 मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। अगर हमारा ट्रांजिशन पाई से पाई स्टार में हो रहा है तो ये जो हमारा रीजन होता है ये हमारा मॉडरेट रीजन होता है, और इस रीजन में हमें कलर मिल भी सकता है, क्या कलर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। मतलब इसमें क्या है, इस रीजन में दोनों पॉसिबिलिटी है। क्या है, बोथ पॉसिबिलिटी। तो वो दोनों की सारी हम पॉसिबिलिटी क्या है, पढ़ेंगे कि इसमें कलर मिल भी सकता है और कलर नहीं भी मिलता। थर्ड होता है हमारा डेल्टा टू डेल्टा बॉन्ड ट्रांजिशन। ये जो हमारा होता है एग्जैक्ट ट्रांजिशन होता है और इसमें हमेशा इंटेंस कलर मिलता है, और यही तुमने एग्जांपल पढ़ा होगा Re2Cl8 2 नेगेटिव या 4 नेगेटिव होगा, 4 दूनी 8, 4 12, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए, 2 नेगेटिव, 5 ले लो, चलो 2 नेगेटिव। तो ये जो होते हैं क्लस्टर, उन क्लस्टर में हमारा डेल्टा से डेल्टा स्टार ट्रांजिशन होता है, और ये ट्रांजिशन हमेशा परफेक्ट होता है। इसमें तुम्हें हमेशा ऑलवेज कलर ऑब्जर्व होगा, ऑलवेज कलर ऑब्जर्व होगा। बोलो, अब बात समझे। तो जब कभी भी सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी गैप टू हाई, कोई विजिबल रीजन नहीं मिलेगा। जब तुम्हारा पाई स्टार से पाई स्टार होगा, जब तक ना बताऊं मैं तब तक क्या होगा, कलर शो करेगा, कर भी सकता है और नहीं भी, कंडीशन तुम्हें बता दूंगा बाद में। और जब डेल्टा से डेल्टा स्टार करेगा तो इसमें तो हमेशा ही भाई तुम्हारा कलर मिलेगा ही मिलेगा। जब तुम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इसको पढ़ोगे ना, क्लस्टर की कहानी पढ़ोगे बढ़िया डिटेल में, तो वहां पे तुम्हें डेल्टा से डेल्टा स्टार ट्रांजिशन मिलेगा। तो डेल्टा से डेल्टा ट्रांजिशन होते ही तुम समझ जाना कि वहां पे क्या मिल रहा है, कलर मिल रहा है। ठीक है, तो कलर की भी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं, क्या पूछ लूं कि अगर मैं H2 मॉलिक्यूल के साथ एक बार ऑक्सीडेशन करा दूं और एक बार रिडक्शन करा दूं और फाइनल तुमसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर ये सब पूछने लगूं, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे।
जैसे ये डायग्राम हमारा H2 का है, अगर मैं H2 मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, H2 नेगेटिव। तो उसके लिए डायग्राम क्या होगा, और अगर मैं H2 मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूं तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, H2 पॉजिटिव। तो तब तुम्हारा डायग्राम क्या होगा, बोलो। मतलब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, H2 नेगेटिव और H2 पॉजिटिव के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछ रहा हूं और उनकी प्रॉपर्टी पूछ रहा हूं। ये देखो, बताइए। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात क्या है, H2 नेगेटिव है, पहले इसके पास कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। तो इसके लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आएगा तो कैसा आएगा, इधर होगा। तो 1 2 और एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, ऊपर, तो ये सिग्मा और ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार। इधर क्या आ जाएगा, 1s और इधर भी क्या आ जाएगा, 1s। तो ये डायग्राम किसके लिए है, H2 नेगेटिव के लिए। ऐसे बताओ H2 पॉजिटिव के लिए क्या डायग्राम होगा, तो H2 पॉजिटिव के लिए एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे, ये क्या हो गया, इधर इधर आ गया, ठीक है। तो इसमें से H2 पॉजिटिव से मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, इससे जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ही बचेगा। तो हमारा ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, सिग्मा, और ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार। अब देखो ध्यान से, इसमें हमारा होमो क्या था, सिग्मा, हमारा लूमो क्या था इसमें, सिग्मा स्टार। इस केस में अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमारा होमो क्या है, तो होमो क्या बोल दोगे, सिग्मा स्टार। या तुम सोमो की बात करें, सोमो भी क्या है, सिग्मा स्टार। क्वेश्चन में दोनों तरीके से पूछ सकता है, कभी तुम बोल दो कि सर आपने तो बताया था सिंगली ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तुम बोलोगे सर इसे तो सोमो बोलना चाहिए। यही देखो होमो होता है, यही हमारा सोमो होता है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द लूमो इन दिस, तो लूमो तो कुछ है ही नहीं। क्या है लूमो, इसमें दिख रहा है दोनों की दोनों ऑर्बिटल भरी हुई है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो सोमो तो इसमें लूमो तो कोई है ही नहीं। अब इसमें पूछो, अगर इसमें पूछने लगे कि सोमो क्या है, तो सोमो क्या बोल दोगे, सिग्मा। या तुमसे पूछने लगे कि होमो क्या है, तो होमो भी क्या है, सिग्मा। अगर तुमसे पूछने लगे कि लूमो क्या है, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार आ जाएगा, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 1 आया था। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बोलो। देखो एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, एंटी बॉन्डिंग में। पहले क्या था, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 था, एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला गया तो क्या हो जाएगा, हाफ रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए कितना आ जाएगा, 0.5। एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। बोलो, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर के तरीके से इनको अरेंज करूं, बॉन्ड ऑर्डर के तरीके से अरेंज करूं, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, H2 का होगा। फिर तुम्हारा H2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा, H2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर। बोलो क्लियर है बात, बताओ क्लियर है कि नहीं है। अब जो तुमसे मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, ध्यान से समझना, मैं तुमसे पूछने वाला हूं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसे अरेंज करोगे, बोलो। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसे अरेंज करोगे, तो देखो ध्यान से, जब कभी भी तुम्हें बॉन्ड लेंथ निकालनी पड़े, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ में सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे बॉन्ड ऑर्डर को। अगर बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो जाता है तो उसके बाद देखोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन हाई होंगे तो हमारे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फिर से सुनो, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा क्लियर रहेगा। सुनो मेरी बात, अब देखो ध्यान से, तो मैं दोनों तरीके से बता सकता हूं। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 और इसके लिए होता है 0.5 और इसके लिए भी कितना होता है 0.5, ठीक है।
अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज्यादा या मैं कहूं सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? सबसे बॉन्ड लेंथ कम किसकी होगी? H2 मॉलिक्यूल की होगी। अब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा देखने के लिए दो तरीके हैं। पहला, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो अब जाओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस H2 नेगेटिव में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन और इस H2 पॉजिटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ 3 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन में से ज्यादा रिपल्शन कौन बनाएगा? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम में प्रेजेंट होंगे इतना ज्यादा रिपेल करेंगे और जितना ज्यादा रिपेल करेंगे इतनी ज्यादा क्या होगी? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो H2 नेगेटिव की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? H2 पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो ये ऑर्डर किसका आया? बॉन्ड लेंथ का आया। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा, तो बताओ मुझे सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? तो पहले मैं ऑर्डर लिख देता हूं। ऑर्डर तो तुम्हें पता ही होगा, सबसे ज्यादा H2 पॉजिटिव की होगी, फिर तुम्हारी H2 की होगी और सबसे कम तुम्हारी क्या होगी? H2 नेगेटिव की होगी। सिंपल सी बात यह है कि जब तुम ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल है, H2 पॉजिटिव में एक ही इलेक्ट्रॉन फिल है, एक तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। लेकिन दूसरा तरीका मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है और इधर एक सेंटर है, इधर ये सेंटर है। इस अकेले इलेक्ट्रॉन पर 2 न्यूक्लियाई का होल्ड है, इस अकेले इलेक्ट्रॉन पर 2 न्यूक्लियाई का होल्ड है। तो तुम बताओ कि अगर एक ऐसी समझ लो, एक इंसान है, एक इंसान को 2 आदमियों ने पकड़ के रखा है। क्या रखा है? 2 आदमियों ने पकड़ के रखा है, तो वो इधर उधर नहीं हिल पाएगा। लेकिन वहीं अगर 2 आदमी पकड़ के रखे तो दोनों फ्रीली मूव करेंगे? नहीं करेंगे। बोलो अगर 3 आदमी को 2 आदमी पकड़ के रखेंगे तो वे और ज्यादा फ्री होंगे, वहां से भागने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। बात समझ रहे हो भाई? सपोज करो कि एक आदमी है ये ए, इसके सामने इधर भी बी खड़ा है, इधर भी बी खड़ा है, तो ये दोनों आदमी इस ए को घेर के खड़े हो जाएंगे, इजिली नहीं जाने देंगे। जाने देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन वहीं पे अगर मैं नंबर ऑफ ए बढ़ा दूं, ए को और बढ़ा दिया, अब 2 हो गए तो इनकी भागने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई। ऐसे ही अगर मैं एक और बढ़ा दूं तो 3 आदमी को 2 आदमी पकड़ के रखे हैं तो 3 आदमी भाग जाएंगे। तो वही सेम कहानी है कि जब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, H2 में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन पे 2 न्यूक्लियाई का होल्ड है, तो वो होल्ड इतना ज्यादा होगा कि उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी H2 पॉजिटिव की होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। फिर H2 की आ जाएगी और H3 में तो तुम्हें पता ही है 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी यहां से क्लियर हुई। तीसरा बताओ कि बॉन्ड एनर्जी किसकी हाई होगी? बॉन्ड एनर्जी बोलो। तो बॉन्ड एनर्जी में सबसे पहले तुम्हें देखना है बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाई, ऊपर लिख देता हूं, बॉन्ड एनर्जी के लिए सबसे पहले देखना है तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है फिर तुम्हें देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग के क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो जैसे मैं अब अरेंज करके बता रहा हूं, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा। भाई स्ट्रेंथ ही तो दिखा रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? H2 का। अगर तुमसे पूछने लगे फिर किसका होगा, तो जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे तो एंटी बॉन्डिंग में तो फिर किसका आ जाएगा? H2 पॉजिटिव और लास्ट में क्या आ जाएगा? H2 नेगेटिव। बोलो इतनी सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ, अब ये तो मैं भूल ही गया तुम्हें। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो, कितनी इतनी सारी चीजें हैं ना कि याद ही नहीं रहती। बताओ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में 2 ही चीजें हो सकती है, या तो पैरामैग्नेटिक हो सकता है या फिर डायामैग्नेटिक हो सकता है। तो मुझे बताओ H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव में कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायामैग्नेटिक है? बताओ जल्दी।
जैसे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे हमारी बॉन्ड एनर्जी कम होती चली जाएगी, ध्यान रखना। बताओ पैरामैग्नेटिक नेचर, S2 का, S2 पॉजिटिव का और S2 नेगेटिव का। देखो S2 में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या थे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। क्या थे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। S2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था कि नहीं था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। बोलो कितनी सारी चीजें तुम्हें बता दी। तो इस तरीके से चीजें आती हैं, S2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव। तो पहला S2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तुम्हें आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, उसका कलर, उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसकी बॉन्ड एनर्जी, उसकी बॉन्ड लेंथ, सब कुछ बॉन्ड ऑर्डर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट डायग्राम बनाइए हीलियम 2 का।